morning and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज़ हो चुका है। इस कॉन्फ्रेंस में ईद के बाद अपोजिशन की मुश्तरका तहरीक पर गौर किया जा रहा है। आज से चंद बरस कबल PDM अलायंस का आगाज़ भी इसी तरीके से मोरलेस हुआ था। उस वक्त की हुकूमत में 1 पेज की बड़ी चर्चा हो रहा था, वो इससे इंजॉय कर रहे थे। इस इत्तेहाद के आगाज़ में अपोजिशन कमज़ोर दिखाई दे रही थी। अपोजिशन इत्तेहाद कई बार बना और कई बार टूटा भी, लेकिन फिर आखिरकार इस इत्तेहाद ने बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा दी। उस वक्त भी हुकूमत के मुकाबले में अपोजिशन इत्तेहाद टूट फूट का शिकार नज़र आ रहा है। जब हम देख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं क्लियरली कि जिस दिन हुकूमत कमज़ोर हुई तो उस दिन यही इत्तेहाद मजबूत तरीन शक्ल में नजर आएगा। आज इस कॉन्फ्रेंस से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म शाइख खाकान अब्बासी ने कहा कि आज चीफ जस्टिस अपना बेंच नहीं बना सकते। लेट्स वॉच हिम। जब तक पाकिस्तान आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता। आज मुल्क में आइन के लफ्ज़ एक गाली बन चुका है। मुझे अफसोस है कि मेरी और मेहताब खान साहब की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्तफ़ा खोकर साहब, सफदर अब्बासी साहब की साबका जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो जमाने में जमहूरियत के दाई थी, आज वो इक़्तिदार के दाई है। कि वो लोग हैं जो एक जमाने में वही बातें करते थे जो मैं आज कर रहा हूँ। आज चीफ जस्टिस वो आदमी है जो अपना बेंच नहीं बना सकता, जिसका कोई अमल जज अपॉइंट करने में नहीं, जो जजेस की परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं कर सकता। दुनिया के इदारे आज फिक्रमंद हैं कि आपने अपने इंसाफ के निजाम के साथ किया क्या। IMF जैसा इदारा जो कभी इस मामले में दखल नहीं देता था, वो भी मजबूर हुआ कि आकर चीफ जस्टिस से पूछे कि भाई मुल्क में अदल का निजाम चल रहा है या नहीं चल रहा। ये आज हमारे मुल्क की बदनसीबी। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ समा अकरम राजा ने कहा है कि हम सड़कों पर निकलेंगे और अब फैसला आवाम ही करेगी। उन्हें भी देखिए। मुज़ाकरात वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनके इख्तियार में नहीं है कुछ देना, उनके इख्तियार में नहीं है कि वो पाकिस्तान के अवाम की बात करें। हल निकलेगा, पाकिस्तान की अवाम हल निकालेगी। आप तारीख पे नजर दौड़ाई, हर कौम ने अपना हल निकाला है। अवाम की कुव्वत हमेशा उभरती है। राय अमल तो यही है, हम मज़ाहमत करेंगे, हम बात करेंगे, हम सड़क पे निकलेंगे, हम पाकिस्तान की अवाम को दावत देंगे। यही राय अमल हुआ करता है। हम हक की बात करेंगे, सच की बात करेंगे, आइन और कानून की बात करेंगे। इसके सामने जो कोई रोड़े अटकाएगा वो मात खाएगा। सेनेटर फैसल वाडा कल हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से कहा है कि इस वक्त सड़कों पर आने की ताकत सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के पास है, लेकिन अगर मैं उनके पास चला गया तो फिर खाली हाथ नहीं आऊँगा। सो देखिए ज़रा, अब एक अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश करी है PTI, तो अगर ये अलायंस बन जाता है, कोई प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर? लिखे मैन डेट 25 फरवरी 2025 मैं आपका शो कर रहा हूँ। अलायंस किससे बनाई? जितनी बड़ी पार्टियों के जो लोग हैं वो तो एलाइज हैं, गवर्नमेंट के अंदर है, राइट, ठीक है। तो फिर अलायंस किसका बनेगा? सो एक ही आपके पास इंसान है जिसके पास, इनके पास तो PTI के पास स्ट्रीट पावर भी नहीं रही। स्ट्रीट पावर अभी आपका एक आदमी के पास है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। मेरा तो उनके साथ बड़ा रिस्पेक्ट का और प्यार का रिश्ता है, लेकिन मेरा गुमान है कि अगर मुझे कोई चीज़ जिंदगी में चाहिए हुई रहमान साहब के वास्ते तो मैं खाली हाथ नहीं आऊँ। सिंगल हैंडेड लोग जो हैं, जो सिस्टम से बाहर है, सिस्टम के अंदर, उनका जाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, आप लोग टिकर चलाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, आपको एड्स मिलेंगे, मैं कॉफी पीऊंगा, आपको इंटरव्यू दूंगा। ये चल रहा है, चलता रहे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाइख खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बड़ा आखिरकार आपने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया। बड़ी रुकावटें हुई, लेकिन कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। एग्जैक्टली आप क्या समझ रहे हैं कि क्या अचीव करेंगे इसके बाद? देखिए, ये कौमी कॉन्फ्रेंस अतरज़ई साहब और मैं होस्ट कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि जो मुल्क की अपोजिशन जमातें हैं, जो अपोजिशन की सोच है, उसको यकजा किया जाए। और जो कॉमन ग्राउंड है, क्योंकि बहुत सी जमातें हैं, कुछ पार्लियामान में हैं, कुछ नहीं हैं, उन सबकी अपनी सियासत है, राइट, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी एक फिक्री तरीका है, आपस में तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो हमने कहा ठीक है, वो बातें अपनी जगह पर रहें, लेकिन जो कॉमन ग्राउंड है, जो सब जिस पर इत्तेफाक कर सकते हैं, वो मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी है। ठीक है, तो इस पर हमने ये कॉन्फ्रेंस की है। तो शाहिद साहब, आपको अब कल कॉन्फ्रेंस के लिए मना कर दिया गया है जी? आपके वेन्यू ने मना किया? हमें मना तो जो पहले मामला है वही चल रहा है, लेकिन अभी होटल इंतजामिया ने बताया कि वहाँ कुछ लोग आए थे, पता नहीं इंतजामिया थी या जो भी थे, तो उन्होंने कहा जी कि कल आप कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते यहाँ पर जी। क्यों? कि आप इनको इजाज़त नहीं दे सकते, वरना आप आपको बहुत बंद कर देंगे और फाइन कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो इंतजामिया हमारे पास आई, तो हमने कहा जी हमने तो बुकिंग कराई हुई है 2 दिन की, तो आप उनको बताएं जो लोग आए थे कि भाई ये तो एक कमर्शियल मामला है, एक कॉन्फ्रेंस हो गई, आज एक दिन है, कल दूसरा दिन है, कोई यहाँ क़यामत नहीं आई, कोई झगड़ा नहीं पड़ा, कोई इंतशार नहीं है। तो बहरहाल वो भी इसरार कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो
बहुत दबाव है। सो होटल अब आपको वो नहीं देगी जगह? नहीं, ये तो वक्त बताएगा, शायद दे दें। आप कन्विंस करेंगे जाके उनको? नहीं, कन्विंस करने की बात नहीं, हम तो अपना मौके पे कायम रहेंगे। तो फिर आप कॉन्फ्रेंस डिले कर देंगे? कॉन्फ्रेंस हर सूरत में होगी। कॉन्फ्रेंस हर सूरत कहाँ पे करेंगे? जहाँ भी करनी पड़े, घर में करनी पड़े, घर में करेंगे। सो व्हाई वुड यू नॉट इंक्लूड द गवर्नमेंट? वो नहीं स्टेक होल्डर इसमें? नहीं, गवर्नमेंट तो खराबी का हिस्सा है ना। तो वो उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं कि अगर आज कानून की हुक्मरानी होती, ठीक है, मुल्क में आइन की बालादस्ती होती, तो ये हुकूमत तो यहाँ बैठी होती ना। सो आइन की हुक्मरानी में इसीलिए आपने चीफ जस्टिस के ओहदे के हवाले से जो बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, बाय द वे ये मेरे सामने एलामिया भी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, एंड वो बार बार कह रहे हैं कि आया नहीं, मैं इनको इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। मैं बताऊं आपको पढ़ के थोड़ा सा? नहीं, पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। The words uttered by him are extremely unbecoming of a person of his stature, who is also a former prime minister. He has greatly disregarded the concept of institutional integrity. मैंने कहा थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दूं। Do you agree? Institutional integrity क्या होती है? Institutional integrity तो मतलब उसकी थोड़ी इज्जत की जाए ना, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। जस्टिस से आप सो मोटो पावर्स ले लें, उसको बेंच ना बनाने दें, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन ना सुनने दें, जजेस लगाने ना दें, जजेस के रिव्यू ना करने दें, ये इंटेग्रिटी मैंने ली है। So you could reword it कि powerless है। मैं रीवर्ड कर देता हूँ। देखें, अगर मैंने कोई गलती की है तो उनके पास इख्तियारात हैं, मुझे कंटेम्प्ट का नोटिस भेज दें। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का क्या इख्तियार है? Right. अगर मैंने कोई हद तक की है किसी की, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो ओहदा है उसकी ये हालत है। So आपको याद है कि जिस वक्त ये हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम, तो कुछ शिकों को आप उस वक्त तो उनके फेवर में थे? नहीं, मैं किसी की, देखें, हर चीज़ में कुछ ठीक मुस्बत होती है, लेकिन मजबूरी तौर पे तो आपने तबाह कर दिया ना निज़ाम को। बट यू वर सेइंग कि जजेस को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, जजेस को अभी हुकूमत इख्तियारात के पास आ गए हैं, तो हुकूमत को भी नहीं करना चाहिए। कौन, मैं और आप तो नहीं कर सकते, देयर हैज टू बी अ प्रोसेस। जी, प्रोसेस है ना, वो पार्लियामेंट का प्रोसेस है। सो बेसिकली ठीक है, आपका एक मौक़िफ़ है, आप फिर चाहेंगे क्या कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स हो, चीफ जस्टिस को इख्तियारात वापस मिले, या वो सड़कों पर आए आपके साथ इतराज़ करें? चाहिए। अदलिया का जो रोल रहा है, परफॉर्मेंस रही है, उस पर भी बड़े सवालात हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने 17 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी थी, ये प्ली लेकर, ये फैसला करके कि बेटे की कंपनी से पैसे नहीं लिए, तो वो आपका एसेट था, कंपनी ख़त्म हो चुकी है। वो गलत हुआ था, बिल्कुल गलत हुआ था। वो फाश गलती थी, वो आम गलती नहीं थी। अभी वो ये बातें वो थी जो एक लॉ का पहले साल का स्टूडेंट जो बात समझता है। अब जो अदलिया है वो ऐसा नहीं करेगी, बात सब नो दैट, वो अब कभी नवाज शरीफ को नहीं डिस्क्वालीफाई करेगी। मैं चाहता हूँ ना, मैं तो नहीं जानता ना कि दिल के हालात क्या हैं, मैं तो कॉम्पिटेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और जिन्होंने जुल्फ़िकार भुट्टो को सजा दी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हर एक ने मरने से पहले ये कहा कि मैंने दबाव में फैसला दिया था। मुझे वो जज नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जो दबाव में फैसले दें। मुझे वो जज नहीं चाहिए जो जजमेंट मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस बात से शुरू करें कि मारियो पूजो के नावल से बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ ग्रेट क्राइम, ये इसके पहले अल्फाज थे उस जजमेंट के। तो क्राइम क्या था कि 20,000 दरहम की रकम अपने बेटे से नहीं दी, ये क्राइम है। इस पर आपने मुल्क की हुकूमत तोड़ दी। उसके बाद ये हमारे, तो उसके बाद भी बहुत सी बातें, बस मसलन खान साहब की गवर्नमेंट को जो दोबारा रिवर्स किया था और कहा था कि आप ये करें इस वक्त मामला, वो तो सबने कहा था ठीक फैसला था। कौन सा? जो अब उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने असेंबली तोड़ दी थी, उसको रिवर्स किया था सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक एतमाद से पहले। बिल्कुल ठीक था, वो ठीक था जी। उसके अलावा जो गलतियां की उसका क्या बनेगा? जजेस को कानून के मुताबिक फैसला करना है, उनके बायसेस नहीं हो सकते, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं हो सकती। जज कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट बंदा लगना चाहिए। सो उसका एक फ्रेमवर्क भी होगा। आपने कहा आप पार्लियामेंट के सामने ले आए, एक डिबेट करें और फिर वोटिंग करा दें। उसके पब्लिकली टीवी कैमरे लगाकर उससे सवालात जवाबात हों, तुम हो कौन, क्या कॉम्पिटेंस है, टैक्स अदा करते हो नहीं करते हो, ये सब बातें एक जज से पूछने वाली हैं। तुम किसके रिश्तेदार हो, बड़े मुश्किल सवाल होते हैं। वो भी अमेरिका में जो प्रोसेस है देख लें उसको, क्योंकि जो जज आज बनेगा ये 25 साल तक मुल्क की हायर जुडिशरी में रह सकता है। आपकी और मैं माजरत से कहता हूँ, मैं बहुत से जजों को मैंने देखा है,
देखा है, सब नहीं देख लिया। लेकिन अभी जो मामलात हैं इस वक्त आप कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो एक जजेस की कम्युनिटी है, आपको लगता है उधर अनरेस्ट है? ये तो लगता है ओवरऑल उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया इसको। जी, यही तो मुझे सबसे बड़ा शिकवा है। जिनको ये बात भी समझ नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है, उन्होंने इसको भी कबूल कर लिया। बट ये रिवर्स नहीं हो सकता। अगर ये देखें, उनकी कबूलियत की बात नहीं है, रिवर्स ही होगा एक दिन। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो अगले साल होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, लेकिन जितना अरसा ये रहेगा मुल्क का नुकसान होगा। राइट। सो चीफ जस्टिस के बात करें, कल हमारे प्रोग्राम में आमिर मुस्तफ़ा के वालिद थे, वो भी कहे थे कि चीफ जस्टिस नोटिस लें, प्राइम मिनिस्टर नोटिस लें। नोटिस ले नहीं सकते, चीफ जस्टिस के पास इख्तियार ही नहीं है। सो पहले ज़माने में कम से कम नोटिस हो जाता था, लेकिन उन नोटिस का नुकसान भी हुआ। आपको याद होगा अतीका उर्दू साहिबा वाला केस या कोई और केस। फिर वो तो उनकी अपनी, जब डिस्क्रेशन आपको दी गई है, आप जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि डिस्क्रेशन आप बड़ी सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप उसको शादी घरों के लिए नहीं करेंगे, लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं करेंगे, डैम बनाने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। ये सारी बात वहां पे आती है कि सिलेक्शन कैसे हुई है, राइट, वो शख्स है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है। साकिब निसार साहब की आप बात करें, एक मामला जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, वो तो हम सब ने देखा था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसको पसंद नापसंद थे, उन्होंने 2 बॉटल्स उठाई और उन्होंने कहा इसमें लिकर है, बाद में पता चला कि वो शहद की बॉटल्स थी। तो उस दिन कानून किधर था? किसने बॉटल उठाई? सिस्टमेटिकली उठाई थी। आपको याद होगा, एक हॉस्पिटल के कमरे में गए, उन्होंने 2 लिकर की बॉटल्स उठाई, उन्होंने कहा ये क्या करी है यहाँ पे, और वो सिंध के कुछ कर सके उसके बारे में। दैट्स माय क्वेश्चन। तो उसमें क्यों आप, ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है अस्पतालों की इंस्पेक्शन करना। ओके, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आपकी जिम्मेवारी ये थी कि जो 50,000 केसेस पड़े हुए हैं उनको 5,000 पे करके जाते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अपना काम करें, पहले अपना काम करें, कल जाके आप सड़कें साफ करनी शुरू कर देंगे, परसों के और आप चल पड़ेंगे। ठीक है, ये बात नहीं है। सो आपको बहुत रुकावटें हो रही थी कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए, कोई वजह आपके ज़हन में? क्यों ये बिल्कुल नहीं चाहते? आइन का लफ्ज़ आज मुल्क में गाली है। मैं सीधी बात करता हूँ, आज हुकूमत आइन के लफ्ज़ से डरती है। ये हमारी हालत हो गई है कि आज जमहूरियत के दाई जो है वो आइन का लफ्ज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस हो रही है, ज्यादा से ज्यादा वहाँ एक वक्त में 50 लोग होते, लोग आते जाते अपने राय का इजहार करते और चले जाते, लेकिन ये भी हुकूमत के लिए मुश्किल काम है। आप कह रहे हैं हुकूमत बिल्कुल आइन की बात या डिसेंट ही नहीं सुनना चाह रही है? डिसेंट की बात नहीं, हम तो आइन की बात कर रहे हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक होना चाहिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लेकिन दोनों चीजें आज हैं नहीं। सख्तियों में आपको लगता है अब ये चला सकेंगे कैंपेन आगे? आपने कहा पहली हमें कॉन्फ्रेंस ही नहीं करने दी गई। रहती है सख्तियां, तो हमारी फतह है कि जो हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबरा जाए, 4 जगह आपने वेन्यू नहीं करने दिया, चौथी जगह जाके हाइप मिल गई आपको जी, उन्होंने हाइप दे दिया आपको, हाइप मिल गई आपको। हमें हाइप नहीं चाहिए, हमें तो कॉन्फ्रेंस करनी है। ठीक है, ये तो उनकी कमजोरी है कि हुकूमत जो है वो आज मुल्क के दारुल हुकूमत में एक कॉन्फ्रेंस से डरी हुई है। सो आपने नून लीग की बात की, पीटीआई आपके साथ बैठी हुई है, आपने नून लीग से शिकवा किया, बट पीटीआई पे आपको इत्मीनान है कल को मौका मिलेगा तो वो वही करेंगे जो नून लीग नहीं है? इसीलिए कॉन्फ्रेंस है कि आप कमिट करें सारे कि हम आइन की बालादस्ती के साथ हैं, ठीक है, हम कानून की हुक्मरानी के साथ हैं, क्योंकि जो पीटीआई का दौर गुजरा है जी वो मुल्क का बदतरीन दौर था आइन और कानून के हवाले से। राइट। अब बदकिस्मती ये है कि उसके बाद जो आई है ये उससे भी बदतर हो गया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज अपने मुल्क का कोई मसला हल करना है, हाँ। आपको जब तक बुनियाद दुरुस्त नहीं होगी, जो आइन की बालादस्ती है और रूल ऑफ लॉ है, मुल्क का कोई मसला दुरुस्त नहीं होगा। मियाँ साहब ये कहते हैं कि मसनूई अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं लोग, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त ये है कि मामला बिल्कुल ठीक है और कुछ लोग जो हैं वो अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। उनकी राय है, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, हर एक को राय का हक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क की हुकूमत आज चल रही है। राइट, बट मियाँ साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी हुकूमत के लिए इस तरीके से है या उनको मिसगाइड किया जा रहा है? नहीं, देखिए वो पार्टी के सरबराह हैं, मिसगाइड वो नहीं हो सकते, 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वो मामलात को समझते हैं, उन्हें राय का इजहार कर दिया, उनकी राय होगी, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है उस राय से, क्योंकि मुल्क के मामलात आज बहुत मुश्किल हालत में मुल्क। सो व्हाट डू यू प्लान शाहिद साहब? कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद क्या आप लोग सड़कों पे आने का सोच रहे हैं या कोई और तरीक़ेकार है? सड़क देखें, सड़क आखिरी होता है, और मुझे खदशा जिस बात का है कि यहाँ पर सड़क खुद आ जाएगी जब अवाम की तकलीफ का अजाला नहीं होगा, जब मुल्क में हुकूमतें अवाम की नुमाइंदा नहीं होगी, जब आइन की बालादस्ती नहीं होगी, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा,
जब उल्टे सीधे कवानीन बनेंगे, उल्टी सीधी तरामीम होंगी, तो फिर एक दिन ये मामला फट पड़ता है। मैं उस दिन से घबराता हूँ कि आज उससे पहले के बाद वहाँ पर पहुँचे, इस मामले का हल ढूंढ लें, और हल निफाक में नहीं है, हल एक दूसरे को गाली निकालने में नहीं है। बट लेट्स से कि मीनवाइल गवर्नमेंट ने काफ़ी मामला कोशिश की भी है, वो खुद ही कह रहे हैं कि इस वक्त हिचकोले ले रहा था जहाज़, हमने उसको थोड़ा सा स्टेबल किया है। अगर इकॉनमी बेहतर होती है तो ये मामला बेहतर हो सकते हैं। अल्लाह करे इकॉनमी बेहतर हो, मैं तो दुआ करता हूँ, लेकिन इस हुकूमत से कुछ नहीं होगा। ना इनके पास वो सलाहियत है, ना इनकी वो सोच है, ना इनके पास अवाम का मैंडेट है, ना मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। इस मुल्क में ये चीज़ें नहीं होती। रूल ऑफ लॉ बुनियादी अंसर है इकॉनमी के मामला दुरुस्त होने में। सो वे शैल वी स्टार्ट। ये भी कहा गया कि इकॉनमी के लिए एक चार्टर कर लेते हैं, सब पार्टीज उस पर ऑन बोर्ड हो जाएं। चार्टर मौजूद है, चार्टर ऑफ इकॉनमी, उसका नाम आइन है। आप ओके, किसी चार्टर की जरूरत नहीं है। रूल ऑफ लॉ के लिए चार्टर नहीं चाहिए, आइन मौजूद है, आइन को पढ़े। राइट, आप एक एक करके आइन की शिकें देखें, आपको शिक नहीं मिलेगी जहां पर हमारा मुल्क उस आइन की शिक के मुताबिक चल रहा है। बट हर शिक की वायलेशन है, हर रोज वायलेशन है। ये फिर आप मुल्क चला सकते हैं इस तरह? बट इन दैट केस आपको एक मूवमेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जुडिशरी के लोग भी आपके साथ हो। इस वक्त सपोर्ट मिली आपको? जुडिशरी की सपोर्ट क्या, जो सिटिंग जुडिशरी है, कोई उसके लोअर मेंबर्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है मेन स्ट्रीम की हम बात करें, हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं। अपना काम करें, जज अपना काम करें, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें एक सोच चाहिए। कौन है जो पाकिस्तान में इतफाक नहीं करेगा आइन की बालादस्ती से? कौन है जो रूल ऑफ लॉ से इतफाक नहीं करेगा? लेकिन बात सिर्फ मुंह से लफ्ज़ निकालने की नहीं है, उस पर यकीन रखें, कल अपने फैसले उसके मुताबिक करें। कल जो आज इक़्तिदार में है ये सब यही बातें करते थे। सही बात। आज से 3 साल पहले मैं खुद वहाँ भी एक था PDM, आप यही बातें करते थे, आप सब भूल गए। उस वक्त आपको लगता था, उस वक्त जहाँ पे PDM शुरू में थी और आज आप जहाँ पर हैं वो सिमिलर है, या आपको लगता है आप थोड़ी बेहतर? नहीं, वही सोच है, सिर्फ फर्क ये है कि बाकी वही लोग बैठे हैं, 2 जमातें नहीं है, एक पीपल्स पार्टी नहीं है और एक PMLN नहीं है, उसकी जगह PTI बैठी हुई है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मौलाना फजल रहमान? वो उस वक्त भी साथी थे PDM के, आज भी साथी हैं। आपको लगता है कि ऑन प्रिंसिपल वो साथ खड़े? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो लोग वहीं बैठे हैं, वो कहीं नहीं गए जी, सिर्फ उनकी तो पोजीशन चेंज हुई है। पहले छोड़ गई थी और PMLN चले गए हैं इक़्तिदार में, और जो इक़्तिदार में थे वो इधर आके बैठ गए हैं। सो पीपल्स पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमेशा पीपल्स पार्टी रही है आइन के साथ, लाइक एक तासुर उनका ये है। वो पीपल्स पार्टी थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी की, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी जो आइन की बात करती थी। अब नहीं है, बिलावल भुट्टो तो है, आपके सामने है ना। तो यही बात है कि भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर साहिबा का बेटा अगर आज आइन के साथ नहीं चल सकते तो मैं क्या कह सकता हूँ। But will you try to talk to People's Party at some point? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम तो ऑपोजिशन में, आपको याद है पहले पीपल्स पार्टी भी आपसे नाराज हुई थी, आप हुकूमत में हिस्सा है ना पीपल्स पार्टी। But let's say कि वो नाराज हो, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हो, maybe at some point they'll come and join you. हमें उनकी नाराजगी से मसला नहीं है, हमें उनके रवैये से मसला है। वो बात करें ना मुल्क में आइन की बालादस्ती की, बात करें मुल्क में रूल ऑफ लॉ की, अपने सूबे में इम्प्लीमेंट करके दिखाए रूल ऑफ लॉ। ये बात तो फिर PTI को भी कही जा सकती है। मैं सबको कहता हूँ, PTI तो सबसे बड़ा ऑफेंडर इस मामले में वो थे। सिर्फ ये है कि उनके सब मामला धुल गए हैं इनके कार्रवाई से जो आज हुकूमत में है। क्योंकि ये बात बार बार की जाती है कि इक्वेट करते हैं उस टाइम को और इस टाइम को। उस वक्त PMLN रिसीविंग एंड पे थी या PTI, बट PTI के कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक अनफेयर कंपैरिजन है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। What do you think? जी, वो उसमें डिग्री में फ़र्क है, मैं कह रहा हूँ वो बुरा था, ये बहुत बुरा है। बट ओवरऑल तो बुराई बुरी थोड़ी, वो कम वो बुराई ही रहती है। राइट, चलिए आपकी पुरानी पार्टी है, कुछ तो अच्छी बातें आपने देखी होंगी उनकी गवर्नमेंट के दौरान। एनीथिंग कि शहबाज शरीफ साहब को आप कॉम्प्लीमेंट करें या मरियम नवाज साहिबा को? मैं ढूंढ के बताऊंगा। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के बाद डिफेंस के रहायशियों ने आला हुकाम को एक ख़त लिख दिया है। इस खत पे रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई और अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगला नंबर 35 के असल मालिक को सामने लाने का मुतालबा किया गया है। खत के मतन के मुताबिक हालिया वाक़यात की वजह से DHA के रहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो रहे हैं
अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी से भी बंगले को खाली करवाया जाए। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगले से मुतअद्दिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाक़यात हो चुके हैं, जिसकी वजह से इलाके में खौफ की फ़िज़ा पैदा हुई है। 2023 से 2024 के दौरान बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। अरमगान कुरैशी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तकरीबन 100 के करीब रखते थे। अरमगान अपने गार्ड्स के ज़रिए ख़वातीन और घरेलू मुलाजमीन को हरासा करने भी मुलव्वस है। 8 फरवरी को बंगले में अरमगान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी वजह से दीगर रिहायशी घरों में महसूर हो गए थे। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूब ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में गवाहान के बयानात रिकॉर्ड ना होने पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इंसदाद मंशियात अदालत ने मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुल्ज़िम को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया है। कराची के इंसदाद मंशियात अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मंशियात के 2 केसेस में चालान पेश कर दिया गया है। इस चालान के मुताबिक हम डिटेल्स देख लेते हैं। मुल्ज़िम ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल अपने वालिद के नाम पर मंगवाए थे। मुकदमे में शरीक दीगर मुल्ज़िमान कैफ़े और पार्टीज़ में नशा करते रहे हैं। मुल्ज़िमान अरमगान पर 8 साल से वीट मंगवा कर नशा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी है। इस केस के हवाले से हमने बात की थी मुस्तफ़ा आमिर के वालिद से कल के प्रोग्राम में। उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया, ज़रा देखिए। मुझे अब ये लग रहा है कि मैं आगे भूख हड़ताल पे चला जाऊं और इन्हीं लोगों से अपील करूं कि खुदा के लिए मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दें, इससे पहले कि हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हो और अपने बच्चे के इंसाफ के लिए। लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है, कोई हमारे लिए मतलब किसी की कोई फोन कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। इवन CM साहब की नहीं आई है कराची से, गवर्नर साहब की नहीं आई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की नहीं आई है। और मतलब इतना हाइप का इशू हुआ है, लेकिन किसी ने हमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया। मतलब हम तो आपके मीडिया के थ्रू ये सारा कुछ कन्वे कर रहे हैं, अदरवाइज हमें तो किसी ने अप्रोच नहीं किया। आज GNN के रिपोर्टर बाबर सलीम ने अरमगान और मुस्तफ़ा केस से मुतालिक एक शख्स का इंटरव्यू किया है। उनकी आइडेंटिटी नहीं बताई, मगर इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिली हैं। इस इंटरव्यू के मुताबिक वो साहब बता रहे हैं कि वो और उनका दोस्त मूसा एक मरतबा अरमगान के पास बैठे थे तो गलती से गिलास मेरे हाथ से गिरता है और अरमगान की कमर पर पानी गिर जाता है, तो अरमगान ने दोस्तों के सामने मेरे चेहरे पर 2-3 थप्पड़ मारे। अरमगान समझता था कि कोई मुझे ऑर्डर करता है कि मैं उस पर गिलास गिराऊं। जब मुस्तफ़ा गायब हुआ जनवरी के मिडल में मुझे अरमगान की कॉल आई। मैं तब लाहौर में था। उसने कहा मैं लाहौर आया हुआ हूँ, मुझसे मिलो, खाना खाते हैं। मैंने अरमगान को कहा कि मुझे लोकेशन भेजो। मैंने उसे पिक किया और उसके साथ उसका दोस्त शिराज था और शावेज़ भी, उसे वो शावेज़ भी कहता था। मैंने मुस्तफ़ा के हवाले से पूछा कि वो गायब है, तो शिराज ने कहा कि कौन मुस्तफ़ा? अरमगान मुझे कहता रहा कि उसे तैमूर वसीम ने गायब किया है, जाखरानी ने गायब किया है। अरमगान ने लाहौर में मुलाकात पर मुझे कहा था कि हम ऊपर स्कर्दू हुंजा की तरफ जा रहे हैं और वो अपने कारोबार को छुपा के रखता था। बहुत सारी डिटेल्स हैं, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। बाबर सलीम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो क्योंकि आप इस केस को बड़े अरसे से देख रहे हैं अप क्लोज, अंडरस्टैंडिंग क्या है? मुस्तफ़ा आमिर और ये अरमगान ने ही उसका अगर कत्ल किया है तो किस वजह पे किया है? झगड़ा किस बात का था? तो ये फरियाद इंटरोगेशन रिपोर्ट जो तैयार की जा रही है या फिर शिराज के जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें तो बज़ाहिर ये लगता है कि दो दोस्तों में लड़ाई हुई है और एक लड़की की बुनियाद पे ये लड़े हैं और फिर उसके बाद जो कुछ पैसों का लेन देन है उस पर कुछ तनाज़ा हुआ है। तो बहुत सारे 2-3 मामलात हैं जिसकी वजह से कशीदगी जो है वो बरकरार थी इनके दरमियान। और फिर बिलाखिर अरमगान को एक वक्त ऐसा मौका मिल गया जिसमें मुस्तफ़ा अकेला उसके घर में दाखिल हो गया और ये वो टाइम था जिस वक्त अरमगान जो है, जो पहले से मैं कह सकता हूँ कि अपने दिल में कीना लेकर बैठा था, गुस्सा लेकर बैठा था, उसने उस पर मर्डर अटेम्प्ट किया, उस पर तशद्दुद किया और फिर उसको अपनी गाड़ी में शिराज के साथ डालकर ये ले गए हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की बहुत स्लो है। मैं जितना इस केस का हाइप है उससे ही उतनी ही कम केस है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। जो कि आपको क्या लग रहा है कि नाअहली है या विल नहीं है? अभी हमें जिससे पता चला कि बयान कलमबंद ना करने के ऊपर ही नाराजगी का इजहार हो गया है। सो ये जो स्लो इन्वेस्टिगेशन है, जरूर बताइएगा कि इसकी क्या वजह नजर आ रही है? कोई इन्फ्लुएंस है? देखिए
ये बात बहुत पेचीदा है। पुलिस को कड़ियां ही हाथ नहीं आ रही हैं। अब जैसे लैपटॉप्स बरामद हुए, अगर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है या किसी गैर कानूनी तरीके से बेतहाशा धन कमाया गया है तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को साथ इन्वॉल्व करना चाहिए था। अभी तक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बाकायदा तौर पर तहकीकात के लिए कोई हिदायत नहीं है। किसी जगह पर इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं पहुंची है। ना ही अभी तक ये चीज क्लियर हो पा रही है कि ये दो ही हैं कत्ल करने वाले या इनके साथ कोई तीसरा भी था। एक बात अगर मुझे सिर्फ बता दें, क्योंकि इसमें बहुत बात हुई, मैंने पेरेंट्स से दोनों से पूछा मुस्तफ़ा आमिर के, उनका ख्याल है कि उनके बेटे बिल्कुल नशा नहीं करता था, लेकिन पुलिस को क्या ये लग रहा है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि एक शायद FIR भी मिली है पुरानी कि मुस्तफ़ा आमिर भी नशे में इन्वॉल्व थे? देखें, ये तो बहुत एस्टेब्लिश बात है। पेरेंट्स यकीनी तौर पे अपने बच्चों के लिए उनके लिए मुश्किल होगा ये बात खत्म करना, लेकिन ये बहुत एस्टेब्लिश है। मुस्तफ़ा आमिर ना सिर्फ मनशियात कंज्यूम कर रहे थे बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा भी है। उनकी फैमिली ने उस मुकदमे को फॉलो किया है, उसकी जमानत कराई है और ये ड्रग सेलिंग का मुकदमा है और ये एंटी नार्कोटिक्स फोर्स में मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। So you're saying कि ना सिर्फ कंज्यूमर थे बल्कि allegedly he was also selling drugs? Yes, that's true. बिल्कुल इसी तरह है। एंड अरमगान के हवाले से भी ये कहा गया कि वो पहले सेल करते रहे हैं और अब नाउ ही वाज नॉट सेलिंग ड्रग्स। जी बिल्कुल ऐसे ही। अरमगान का ऐसा बेतहाशा है तो मनशियात बेचने वालों के लिए एक अच्छी आसामी है। महंगे दामों पे अच्छी चीज खरीदने वाला कस्टमर है तो इसके पास इस किस्म के लोग अपनी मनशियात पे इसको बेचा करते थे। सो अरमगान की सरगर्मियों से क्या उनके वालिद भी लाइम थे उनके साथ या उनके साथ शरीक थे? क्योंकि मंशियात के 2 केसेस में अदालत में जो जमा करवाए गए हैं, पुलिस चालान में कहा गया है कि 2017 से 2019 के दरमियान अरमगान ने अपने वालिद के नाम पर वीट के पार्सल मंगाए थे। जी हाँ, ये अरमगान जो है अपने वालिद साहब के नाम पे लगाता रहा है। इनके वालिद बताएंगे बेहतर कि इनको पता था या नहीं पता था, लेकिन ये साथ नहीं रहते थे। असल मसला ये है, ये अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता था, ये अकेला रहता था। पेरेंट्स से कभी कभी मुलाकात किया करता था। सो जो बात शराज ने कही कि वालिद अलग शादीशुदा हैं और वालिदा अलग, सो ब्रोकन होम है अरमगान का। जी, इसकी वालदा ने इसके एक स्टेप फादर भी हैं, वालदा ने दूसरी शादी कर रखी है और ये अब अलहदा रहता था इस बैंगलोर में जहाँ पे ये वाकया पेश आया है। और पहले क्या उनके रिकॉर्ड निकला है अरमगान के हवाले से? पहले भी इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं क्योंकि सुना है कि पहले भी कुछ केसेस हुए हैं उन पर। जी बेतहाशा हैं, बेतहाशा शिकायत हैं। कभी गार्ड्स के जरिए हवाई फायरिंग हो रही है, कभी लोगों से झगड़ा कर रहा है। इस किस्म की बेतहाशा शिकायत हैं जो DHA में मुख्तलिफ थानों में इसके खिलाफ तहरीरी तौर पे भी दी गई हैं और ज़बानी तौर पे भी इसके कई झगड़े ऐसे हैं जो ज़बान ज़द-ए-आम हैं डिफेंस में और पॉश एरियाज में। बेतहाशा गार्ड्स के साथ निकलकर लोगों के साथ करना इसका उमूमी काम था और उमूमी तौर पर इसका रवैया वसीला था। ये ना सिर्फ शक्की आदमी था बेतहाशा, बल्कि इसके साथ ये पुरतशद्दुद ज़हनियत का मालिक एक लड़का है जो आए दिन ना सिर्फ अपने दोस्तों पर तशद्दुद करता हुआ पाया जा रहा होता था बल्कि इतराफ में अगर कोई सड़क पे भी इसका किसी से झगड़ा हो जाए तो ये लड़ाई करने में देर नहीं करता था। सो ये क्या जो नशा करता था ये उसका असर है आपके ख्याल से ज़हनी तौर पर जो इस कदर खतरनाक तरीके से उसने कत्ल किया है? जी, ये एक बड़ा एलिमेंट यकीनी तौर पे नशा भी है। ये जो लाइफस्टाइल है ये बहुत खतरनाक है। रातों को जागना, दिन भर सोना, नशा करना, कमरों में बंद रहना कई दिन, तो इनके जहन माउफ हो चुके हैं। ये बच्चे हाथों से निकल चुके हैं अपने पेरेंट्स। आप कराची में थे, ऐसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको हैरत हुई? ये लोग तो हैरान हो रहे हैं कि इतने लंबे पैमाने पर छोटी उम्र के लड़के इस घिनौने काम में मुलविस हैं, बट इज इट यूजुअल इस तरह की पार्टियां, खवातीन उसमें होना, वीडियोस बनाना? बहुत ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। सोसाइटी तबाह होने के दहाने पे खड़ी है, नौजवान की नस्ल बर्बाद होती जा रही है। ये कॉमन है, ये कोई नई चीज नहीं हुई है। कराची में आपको याद होगा नताशा ने एक एक्सीडेंट किया था, एक केस आया था, उसमें वो खातून जो गाड़ी चला रही थी वो भी ड्रग के इन्फ्लुएंस में थी। कराची में बेतहाशा बेलगाम पैसा लोगों को बर्बाद कर रहा है और इस पैसे को खर्च करने की कोई जगह नहीं मिलती है तो ये पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इस पार्टीज में जिस किस्म की खराफात, जिस किस्म के नशे और जिस किस्म की का म्यूजिक हो रहा होता है वो सब ये बता रहा होता है कि ये तबाही के दहाने पे ले जा रहे हैं नई नस्ल को। आपने अभी नताशा केस का जिक्र किया, अब शाहरुख जतोई का भी एक केस था, अब ये केस है। एक ट्रेंड हमने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली पावरफुल लोग या एलीट या आप समझ लें कि इवन पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है वो मुजरिम के साथ या मुल्जिम के साथ निकल आती है। इस मामले में भी कोई ऐसा खदशा तो नहीं है? देखिए, इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन के बाद साजिद हसन के साहबजादे जो हैं वो इसकी
लिंक इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तार हुए, उनकी जानिब से बाज नाम लिए गए और मैं फॉर श्योर गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ मुकम्मल शरह सदर के साथ कि वो इस पाकिस्तान के इतने बड़े नाम हैं कि अगर वो एक्सपोज हो जाए तो लोग अंगुश्त बदंदा हों कि आखिर इस कदर बड़े घरानों में भी तरबियत का इस कदर फुकदान है कि उनके बच्चे हाथों से निकल चुके हैं और महंगे तरीन नशे करके कभी कहीं और कभी कहीं मौजूद पाए जा रहे होते हैं। और ये जो साहिर का आपने जिक्र किया, साजिद हसन साहब के हवाले से भी क्वेश्चंस हैं, क्या उनको नहीं पता था अपने बेटे के बारे में, जबकि कह रहे हैं कि उनके मैनेजर के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं? जी, मीर मुकर्रम अली उनका नाम है, उनको खैर बहरहाल बाकायदा गिरफ्तार तो नहीं किया गया है, लेकिन आप ये देखिए कि मनशियात जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने साहिर से बरामद की है वो साजिद हसन साहब के घर से बरामद की है। और उसने अपने बयान में ये बताया भी है कि कई लोग मुझसे घर पे लेने आते थे। अगर साजिद साहब को ये नहीं पता, आई डोंट नो कि उनको पता है नहीं पता, लेकिन अगर नहीं पता है तो बतौर वालिद ये भी एक सवालिया निशान है कि बच्चा कहाँ जा रहा है और हमें पता नहीं है। ये बड़ी हैरानकुन और क्विकली अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है। जो 3 लड़कियों के नाम हैं, वालिदा ने कहा मुस्तफ़ा की कि जो एंजेलिना है वो ओलिविया है, आप ये कह रहे हैं कि ओलिविया एक और लड़की है और एक गालिबन मार्शा है। इनके तीनों के बारे में क्विकली बता दें, ये कौन कौन है और कहाँ है? जी, ये 3 लड़कियां हैं इन्वेस्टिगेशन में, जोमा, ओलिविया, इसके साथ एंजेलिना और तीसरी मार्शा। मार्शा मुल्क से बाहर है, अलबत्ता जोमा और एंजेलिना के स्टेटमेंट्स पुलिस कहती है कि उन्होंने ले लिए हैं और ये भी जो अरमुगान मुल्जिम है उसके तशद्दुद का विक्टिम है। जिस लड़की का जिक्र किया गया जिस पे लड़ाई हुई मुस्तफ़ा की और अरमुगान की, वो इन तीनों में से है या वो कोई और है? जी देखिए, वो इसमें जो वालदा है उन्होंने मार्शा का नाम लिया था, दोस्त जो हैं वो एंजेलिना का नाम लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जोमा भी आई। दिस थिंग इज स्टिल अनक्लियर। इस बात पे हम कहते हैं कि पुलिस की तफ्तीश नाकिस है कि अब तक पुलिस नहीं क्लियर कर पा रही है कि लड़कियों के वाकयातन रोल क्या थे और झगड़ा बाकायदा किस लड़की की वजह से हुआ था, लेकिन वालदा ने क्लेम किया मार्शा को। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग हमें दी है अपडेट इस केस के हवाले से। यकीनन शॉकिंग है, खासतौर पे जो ड्रग्स का एक नॉर्मलाइज्ड इस्तेमाल है वो बहुत परेशान कौन है। हम एक ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार करने वाले सारिफीन के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हुकूमत ने नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर करने का फैसला किया है, जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पॉलिसी साजी और ज़ाब्ता साजी में मावनत फराहम करेगी। ये ऐलान इस लिहाज से भी अहम है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका को बिटकॉइन का मरकज़ बनाने का ऐलान कर रखा है, जबकि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक बिटकॉइन के अलावा दीगर क्रिप्टो असासों से भी सरमायाकारी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में ये इतना कॉमन फिनोमेना नहीं है, बट दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में मुनक्किद इजलास में जो फैसले हुए हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं। इजलास को बताया गया कि हुकूमत नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर करेगी। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। क्रिप्टो काउंसिल आलमी मेयार के ज़वाबित की तश्कील और बैनुल-अक़वामी डिजिटल मईशत में शमूलियत को यकीनी बनाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मेयार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर दिया। और कहा क्या है फाइनेंस मिनिस्टर ने, ज़रा देखिए। But the reality is कि अगर crypto already in vogue है in the informal market and the numbers are what they are, even if they are 1/4 of what the numbers are being moved around, we need to think through and be ahead of the cycle in terms of the regulatory regime and think AR digital assets को कैसे आगे लेके चल। दूसरी जानिब IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल्स टैक्स रियायत पर इतराज़ करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स रियायत मुस्तरद कर दी है। IMF का कहना है कि नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की शरह मामूल के मुताबिक होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खाम माल पर सेल्स टैक्स रियायत नहीं दी जाएगी। एक और ख़बर यह है कि हाल ही में बहुत सारे लोगों ने सोलर सिस्टम के ज़रिए महंगी बिजली को काबू पाने की कोशिश की, लेकिन अब उस पर भी 18% टैक्स आयद होने की खबर सामने आ रही है, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। डॉक्टर खाकान नजीब, सो अगर क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी को रेगुलेट कर दिया जाता है, सो विल इट अफेक्ट द इकोनॉमी? पहली बात यह है फरिया साहबा कि आपको पता है कि एक वर्चुअल एसेट्स बिल 2025 आया। इसका मतलब ये है कि जो वर्चुअल करेंसी है इसको कैसे रेगुलेट करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि आप कैसे ट्रेडिंग और मैनेजिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान में करेंगे, कैसे आप प्रायोरिटाइज करेंगे रीजन्स विद सरप्लस रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो इसको आगे लेकर चल सकें, और कैसे टैक्स इंसेंटिव और फर्स्ट 5 years ऑपरेशंस में ये सब्जेक्ट होंगे टू AML एंड जिसे आप कहते हैं CLF
CTF compliances. I think this is very important. जो regulatory mechanisms हैं, mandatory licensing है for virtual asset service providers, ये किस तरह होंगे? टैक्स इंसेंटिव अगर हैं तो ये किस तरह होंगे? इस सब को करने के लिए आपको चाहे वो काउंसिल बना लें, वर्चुअल एसेट्स बिल की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो हैं इनके फ्रेमवर्क्स क्या होंगे, लोग रजिस्टर कैसे होंगे, इनकी प्रोटेक्शन कैसे होगी. सो आई थिंक इस सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़े चंक ऑफ पाकिस्तानीज जो हैं वो इस काम में इन्वॉल्व हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और AML और जो CTF है इन रेगुलेशंस में रहने के लिए आई थिंक ये अच्छा इकदाम है. मैं पर्सनली कोई कमीशंस और काउंसिल्स का आई डोंट फेवर देम. आई थिंक स्टेट बैंक को एक बॉडी बनानी चाहिए तो ये सारा काम जो है वो खुद कर सके और इन चीज़ों को रेगुलेट भी कर सके, फ्रेमवर्क्स भी बना सके और आगे लेकर भी चल सके. और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी इस बिजनेस में, इसके रेगुलर ऑडिट्स कैसे होंगे, इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी. आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान क्योंकि दुनिया भर में और स्पेशली आपने सही जिक्र किया कि US में एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसको बहुत रेगुलेट करके रेगुलराइज करना चाहती है. अभी तक इसको चूंकि इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत ये पनपने का इसने कोशिश की है अमेरिका में बिटकॉइन और जो दूसरी करेंसीज हैं, बट इसको मेन स्ट्रीम या मेन धारे में लाने के लिए जो मैंडेटरी लाइसेंसिंग स्पेशली पाकिस्तान को करनी पड़ेगी. आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड कि हम सोचते हैं कि ये काम करना चाहिए और एक बिल भी हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है और अब हम एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं. ठीक है, सी चीजें जो हैं आपको सामने आएंगी. और फिर कॉर्पोरेट पेनल्टीज, वायलेशंस. जी बात मुकम्मल कर लीजिए. आपने कहा कॉर्पोरेट पेनल्टी एंड वायलेशन दे विल बी चेक्ड. वायलेशंस और रेगुलेटरी अथॉरिटी की पावर्स एक्चुअली क्या होंगी, वो कैसे मॉनेटरी सैंक्शंस लगा सकेंगे. सो ये सारा काम जो है ये अगले 1-2 साल में होने वाला है ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर का काम है उसको फॉर्मल धारे में लाया जा सके. राइट. सो हम IMF को डिस्कस कर लेते हैं. एक वक्त आया, हमने आपसे तभी डिस्कस किया था, उसने अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों का विजिट किया. आपने समझाया था कि उसने एक रिपोर्ट देनी है. फिर दूसरा वक्त मुल्क में मौजूद है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक $1.5 अरब के कर्ज पर मुज़ाकरात कर रहा है. तीसरा वक्त अब $7 अरब प्रोग्राम के पहले जायजे के लिए 3 मार्च को आएगा. ये जो मॉनिटरिंग है, डू यू थिंक इट्स अ बिट अनयूजुअल? सो फरिया साहिबा, एक तो बात बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान को फंड की सपोर्ट के बगैर नहीं चलाया जा सकता. सो लेट्स बी वेरी क्लियर. अब फंड के साथ आप बेहतर निगोशिएट कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं. एंड दैट आई डोंट से अबाउट पाकिस्तान. आई हैव जस्ट हेल्प्ड द कंट्री जो फंड के प्रोग्राम में भी है, जिसने डेट रीशेड्यूलिंग भी की है. सो ये सारा काम बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है. उसके लिए जो लोकल टीम है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको बहुत प्रिपरेशन करनी चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि जब 10-11 PhD हजरात और ख़वातीन आपके सामने बैठते हैं, वो अपने सेक्टर के भी एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया की भी तजर्बा रखते हैं. और तीसरी बात यह है, उनको बहुत से डिपार्टमेंट्स, फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट, मॉनेटरी डिपार्टमेंट की जिसे कहेंगे बैकअप हासिल है. अथॉरिटीज़ को बेहतर प्रिपेयर करना चाहिए, अपना मॉडल सामने रखना चाहिए. इस वक्त जो फंड के साथ पहली चीज़ हुई, आपने एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, तय किया था कि आप एक रिपोर्ट बनवाएंगे उनसे. वो एक स्कोपिंग मिशन के लिए आ गए, अप्रैल में दोबारा आएंगे. आई रियली होप कि आप तब तक बहुत बेहतर प्रिपरेशन कर पाएंगे और उनके सामने रख पाएंगे कि क्या पाकिस्तान की चीज़ें हैं जो ठीक हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतर की जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने MEFP का पार्ट बन जाना है इवेंचुअली. जो क्लाइमेट रेजिलियंस फैसिलिटी है, इसका जो मिशन है ये आप ले सकते हैं क्योंकि आप $1.5 अरब या $1 अरब के लिए अब क्वालिफाई कर गए हैं. आपने एक रिपोर्ट भी इस पे लिखी है. आई थिंक ये आगे मूव कर जाएगा. असल बात तो ये है कि जो आखिरी मिशन आएगा 3 या 4 तारीख को पाकिस्तान आ रहा है, वो डिस्कस करेगा कि जो पाकिस्तान की पहले 6 माह की परफॉर्मेंस है उस पे बेस करके जो हमने नेक्स्ट ट्रांश लेनी है, जो सेकंड ट्रांश है पाकिस्तान को मिलनी, वो आगे चलेगी. अगर मैं एक लफ्ज़ में इसको समो दूं तो इट इज़ द फॉलोइंग. पाकिस्तान की एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस है, लीनिंग टुवर्ड्स अ कंफर्टेबल पोजीशन. पर कई कबातें ऐसी हैं जिसमें रेवेन्यूज़ के शॉर्टफॉल हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की लेजिस्लेशन का शॉर्टफॉल है, सॉवरन वेल्थ फंड को ठीक करने का शॉर्टफॉल है, एक्सटर्नल फ्लोज का शॉर्टफॉल है. सो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मुश्किल होगी उसको पूरा करना और उसके लिए फिर क्या इकदाम लेने हैं. पर बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं.
क्विकली फिजिकल प्राइमरी जो हमारे रिजर्व्स हैं वो कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, सो बहुत सी अच्छे काम भी हो गए हैं। सो एक अब आपकी निगोशिएशन होगी और नेक्स्ट बजट भी जो है वो डिस्कस होगा। सो अब जो आज वफाकी टैक्स मुतसिब ने सोलर नेट मीटरिंग पर भी 18% टैक्स वसूल करने का कहा है, इसके क्या असरात होंगे? पहले ही बहुत शदीद महंगी बिजली है और लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, अब ये उनको रोकने के लिए है या इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, वी मस्ट टेक द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड द गैस सेक्टर और द ओवरऑल एनर्जी सेक्टर वेरी सीरियसली। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये रिफॉर्म से बियॉन्ड है, ये पाकिस्तान में तंजीम नौ मांगता है। अब सोलराइजेशन जो कि बहुत हो रही है और उसके कोई जिसे कहेंगे नंबर्स भी सामने नहीं आ रहे, 3 से लेके 6,000 मेगावाट का फिगर आता है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो फिर तो ऐसा होगा कि सारे जो पेइंग कस्टमर्स हैं वो ऑफ ग्रिड चले जाएंगे, और अगर वो ऑफ ग्रिड चले जाएंगे तो आपके पास वो लोग रह जाएंगे जो ऑन ग्रिड में हैं। ऑलरेडी 43,000 मेगावाट, लेट मी रिपीट दैट फिगर फॉर यू, 43,000 मेगावाट की इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मुल्क में। लास्ट ईयर 33% यूज हुई थी ऑन दी एवरेज, 33%। गर्मियों में 25-26 हजार मेगावाट, और जहां आज कल गुजर रहे हैं 10-11 हजार मेगावाट। सो आप एक बहुत सीरियस डिलेमा में हैं। अथॉरिटीज को ये चाहिए कि इस चीज को बहुत गौर से देखें, नेट मीटरिंग को कैसे आपने कमर्शियल वाइबिलिटी रखते हुए जरूर करना है। डॉक्टर साहब, ये तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा तासुर मिला, स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसका इंसेंटिव दिया जा रहा है। वाज इट डन विदाउट थिंकिंग थ्रू? आई थिंक यू हैव टू रियली थिंक इट थ्रू, राइट? अगर इतनी बड़ी सोलराइजेशन पे मूव कर जाएंगे तो जो 43,000 मेगावाट ग्रिड में पड़ी है बिजली, जिसकी वजह कीमत बहुत ऊपर चली गई है बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गया है। 27 रुपए तो आपकी बिजली में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट है जो आप दे रहे हैं, जो 1/3 यूज हो रहा है पूरे मुल्क में। सो आई थिंक मैं बार बार कहता हूं कि बिजली की सेक्टर का तंजीम नौ और अथॉरिटीज कुछ कर रही हैं, आईपीपी से गुफ्तगू, कुछ बिजली की कीमत कम करना, ये तो जिसे कहेंगे अच्छे इकदामात हैं शॉर्ट टर्म के लिए। असल तो बात यह है कि बिजली बेचनी कैसे है मुल्क में, और उसी में सोलराइजेशन का क्या पार्ट होगा, और वो कैसे ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस जो हैं इसमें जिसे आप कहेंगे इंटीग्रेट होंगे इस पूरे सिस्टम में। फॉर मी दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। इंडीड, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर रहे थे। जब तक तंजीम नौ नहीं होती, बिजली के सेक्टर से कोई बहुत अच्छी खबर आना मुश्किल है, कह रहे थे डॉक्टर नजीब। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।